ट्रेंड स्टाफ मिलता है। अब वो शख्स जो आपके पास एक हाईरूफ गाड़ी लेकर पहुंचेगा, जो कि मैं समझता हूँ शायद हमारे पड़ोस के दोनों ममालिक या तीनों ममालिक में कोफन कैरियर के तौर पे भी यूज़ नहीं होती गाड़ी, हमारे यहाँ उसी गाड़ियों के अंदर हीट स्ट्रोक के मरीजों को डाला जाता है। हमारे अपने इदारे में भी वही गाड़ियाँ हैं हाईरूफ एम्बुलेंस से जेडीसी की, जिसमें एक स्टील का डब्बा होता है, उसके ऊपर किसी आप जख्मी को या किसी पेशेंट को रख देते हैं। वो कैसा भी पेशेंट हो, वो कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, वो कोई हार्ट का पेशेंट हो, वो कोई स्पाइनल कॉर्ड का पेशेंट हो, वो कोई भी पेशेंट हो, उसी लोहे के स्ट्रेचर पे डाला, शीशा खोल दिया, ट्रक का धुआं मुंह पे आ रहा है और वो गाड़ी लेकर उसको अस्पताल की जानिब जा रही है। अच्छा, किसी भी हादसे के बाद जो पहला ये शख्स आपके पास पहुंचा, ये एक हादसा, आप रोड पर किसी एक्सीडेंट का शिकार हैं, जो शख्स आपको रेस्क्यू करने आया उसको पता ही नहीं था। पहली बार आप रोड पर बाइक से आपका दुपट्टा फंस गया, आप गिर गई हैं, आपकी गाड़ी टकरा गई, आपका नक्शा पलट गया, कोई रुकेगा नहीं। इस तरह का खौफ है, आम आदमी आपकी मदद करने के लिए हरगिज़ नहीं रुकेगा। क्या वजह है नहीं मालूम। अच्छा, अगर कोई रुक गया तो उसको पता ही नहीं है आपको ट्रीट कैसे करना है, उसको मालूम ही नहीं है सीपीआर कैसे होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम किसी शख्स के घर जाते हैं, उसके वालिद का इंतकाल हो गया तो 4 बच्चे अलग होते हैं और एक बच्चे को सब आगे ताज़ियत पेश कर रहे होते हैं। वो बच्चा सबको बता रहा होता है कि वालिद साहब ने मेरे हाथों में तो दम तोड़ा है, आखिरी वक्त में लंबी लंबी सांसें ले रहे थे और मैं उनके सिराने बैठ के दुआएं पढ़ रहा था। तो असल में वो कातिल है बच्चा, जिसको सब कह रहे हैं आगे बेटा तेरे हाथ में दम तोड़ा और तो बड़ा खुश नसीब है। वालिद साहब तो उससे सीपीआर मांग रहे थे, मुझे सांस नहीं आ रही, मुँह से मुँह लगा के सांस देते भाई, और उनको बैठ के दुआएं सुनाता रहा और वालिद साहब मर गए। बिल्कुल ऐसे इस शहर के अंदर जो भी वाकयात हादसे के हुए, छोटे वाकयात नहीं है। छोटे में छोटा वाकया अब से थोड़े दिनों पहले कराची में होता है, हाईरूफ के अंदर 11 लोग चलते रहे, कोई उनको बचाने वाला नहीं था। 3 मियाँ बीवी, 6 लोग हो गए, एक के 4 बच्चे, 10 लोग हो गए, एक का एक बेटा। तो जिनके घर में एक साथ 11 लोग मरे। अच्छा, उनको पता है 90% बढ़ने आज नहीं कल मरेंगे, तो भाई 9 लोग आज दफना दिए, एक कल दफनाया, एक परसों दफनाया, रोजाना की बुनियाद पे लोग मर रहे हैं। रोड सेफ्टी आपको जो कुछ बताया जाए कम है, क्योंकि हम जिस शहर में रहते हैं 40 लाख से ज्यादा मोटरसाइकिलें कराची में हैं। रोजाना की बुनियाद पे कई हजार मोटरसाइकिलें इस शहर में उतर रही हैं। हादसा, मैं सिर्फ अपना तजुर्बा आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूँ। अब मैंने 3 या 5 दिन पहले एक वीडियो लोड की कि इस शहर के ब्लॉगर है हसन बेग, जो इस शहर के इशूज़ के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। वो बाइक पे जा रहे थे, उनकी बाइक का एक्सीडेंट हुआ, कैटाइज लगी हुई रोडों के ऊपर गलत, जो कि नहीं लगनी चाहिए, लेकिन चूंकि सिस्टम कोई नहीं है, ठेका देना होता है, कमाना शमाना होता है, तो वो उससे टकराए, बेचारे फुटपाथ में घुसे, उनकी पाँव की उंगली जख्मी हो गई। जिला अस्पताल लेकर गए, वहाँ के डॉक्टर ने देखा, उन्होंने बोला ये उंगली इनकी काट दी जाएगी। उन बेचारे का पहले ही एक रोड एक्सीडेंट हो चुका है, पाँव में रॉड है। तो मैं वहाँ पहुँचा, मैंने बोला हम रिस्क लेते हैं, दूसरे अस्पताल चलते हैं। हमने जिना से उनको मूव किया, हम लेकर गए आगा खान पहुँचे। आगा खान की इमरजेंसी के बाहर बोर्ड लगा था कि इमरजेंसी फुल है। हम वहाँ से लियाकत नेशनल लेकर गए, वहाँ पर उन्होंने बोला आपका नंबर सुबह 9 बजे आएगा और रात में 12 बजे पहुँचे, इमरजेंसी में इतना लोड है। फिर वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे देखा, उन्होंने बोला चलो जफर साहब है बना दो, कोई मसला ना कर दे। उन्होंने हमारे पेशेंट को देखा और उसकी टांग की वो उंगली जो जिना अस्पताल ने बोला काट दो, वो बचा ली। ठीक है, सिर्फ बताने का मकसद क्या है कि जिन अस्पतालों से हमारा वास्ता पड़ रहा है, वो भी हमारे साथ एक डिजास्टर हो सकता है, एक हादसा हो सकता है। आज से 2 साल पहले शारे फैसल पे एक बस पलट गई। उस बस के ऊपर कुछ बच्चे बैठे हुए थे, उसमें एक कॉलेज का लड़का था, उसकी दोनों टांगें बस के नीचे आ गई। मैं अस्पताल पहुंचा उस डिजास्टर में, तो बाहर एक बूढ़ी औरत रोती हुई आई, उसने बोला मेरे शौहर और मेरे सारे बेटे एक साने में मर चुके हैं और मेरा एक ही बेटा था जिसकी इस वक्त ऑपरेशन अंदर चल रहा है। मैंने कहा डॉक्टर ने आपको कुछ बताया? मैं जिला अस्पताल में वाकया बता रहा हूँ। मैंने उनसे बोला डॉक्टर ने आपको कुछ बताया क्या हो रहा है? उन्होंने कहा डॉक्टर ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा। मैंने जितने लोग वहाँ खड़े थे उनसे पूछा डॉक्टर ने आपसे कुछ पूछा, किसी ने कोई परमिशन ली है, कुछ बताया? बोला नहीं। चूंकि मेरे वास्ता रोज आना पड़ता है सरकारी अस्पतालों से, मैं ऑपरेशन थिएटर के पिछले गेट से ऑपरेशन थिएटर के अंदर चला गया। मैं अंदर गया, डॉक्टर अपना हंसी मजाक कर रहे थे, उस लड़के की एक टांग कटी हुई गेट के पास पड़ी हुई थी और दूसरी टांग के लिए वो ब्लेड तैयार कर रहे थे, कटर तैयार कर रहे थे और कुछ डॉक्टर अंदर चाय पी रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा जाके कि आप लोगों ने डॉक्टर साहब ये पूछा इनकी फैमिली से दूसरी टांग भी आप काटने जा रहे हैं? तो कुछ डॉक्टर हैरत में कुछ अपनी बात करते रहे, कुछ तुम अंदर कहाँ से आए? मैंने कहा मुझे मैं कहाँ से आया कि छोड़े आप दूसरी टांग इस बच्चे ही काट रहे हैं, इसका बाप और इसके घर के सारे मर्द मर चुके हैं वाकई में, ये अकेला अपने घर का वारिस है। मैं कहने गया किससे पूछ के दूसरी टांग काट रहे हैं? वो जो लेडी डॉक्टर ब्लेड तैयार कर रही थी, जिस तरह टाइल काटने वाली मशीन होती वैसी एक मशीन, उन्होंने वो रख दी। उन्होंने फिर आप क्या चाहते हैं? वो मुझे पहचान गया। मैंने कहा आप इसको पैक करें, हम इसको मूव कर रहे हैं। उन्होंने फौरन रूम में पैक किया। सबसे पहले डॉक्टर भागा, उसने वो टांग उठाई, वो ग्रीन कलर के कपड़े में की, थाली में डाल के दी। मैंने वो टांग ला के बाहर उनकी फैमिली को दी। मैंने पूछा किसकी इजाजत से टांगें अंदर कट रही थी? तो बताने का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ इतना है कि जब एक वाकया आपके साथ रोड पे होता है, उसके बाद आप किसके रहमो करम पर है? किसी के भी नहीं। आपको कोई तरबियत याफ्ता रेस्क्यू रज़ाकार छू ही नहीं रहा है, ना वो आपके करीब आएगा। बल्कि हो सकता है जिस वक्त कोई हादसा हो, आपको जिस वक्त ट्रीट किया जा रहा है, आपको स्पाइनल कॉर्ड से डैमेज कर दिया जाए,
आपकी गर्दन की हड्डी तोड़ दे कोई मिस हैंडलिंग करके, आप मर जाए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हादसे का फिगर बढ़ेगा कि जिस हादसे में 12 लोग चले गए, 14, ये जो जितने लोग दफनाए जा रहे हैं किमाड़ी में रोजाना, पहले 4 लोग दफनाए गए, फिर 6 घंटे बाद 2 लोग और मरे, फिर 2 लोग और मरे, कल 6 लोग और एडमिट, कोई है उनका पूछने वाला? इसी तरह कोई भी वाकया हो रहा है उसमें कोई पूछने वाला नहीं है। बल्कि हम जिस माशरे का हिस्सा है, खुदा न खास्ता किसी हादसे में हमारी एक आध टांग जाया हो जाए तो हमारे दोस्त अहबाब हमें अपने साथ बैठाना भी पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं यार ये तो माजूर है, हम तो यहाँ मोबाइल फोन अच्छा ना हो तो अपनी गैदरिंग में किसी को नहीं बैठाते। कोई दोस्त अगर एक आध दिन महीने में खाना ना खिलाए उसको अपने साथ बर्दाश्त नहीं करते, ना कि माजूर। तो बहुत ज़्यादा ज़हनी तरबियत की ज़रूरत है। एक बहुत ही बीमार माशरे से हमारा वास्ता है। अच्छी चीज़ें हमारे पास है नहीं है, एम्बुलेंसेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, हमें पता नहीं है रेस्क्यू रज़ाकार होता क्या है, CPR कहते किसे हैं, BLS कहते किसे हैं। तो हमने कोशिश ये की है, पिछले 10 सालों से हम IPO में ट्रेनिंग करा रहे हैं 7 हफ्तों की। उसमें हम मुकम्मल ट्रेन कर देते हैं कि खुदा न खास्ता किसी भी हंगामी सूरत हाल में, कराची जैसा मेगा सिटी 1945 में छोटा सा सुनामी आया था, 13 मिनट के अंदर 4,500 लोगों को अपने साथ ले गया था, जिसकी मिनिमम लहर 16 फीट थी। लेकिन अब अगर इस शहर में सुनामी आता है तो लाशों का ताफुन कितना होगा, जख्मी को तो आप भूल जाइए, वो ताफुन कितने लोगों को मारेगा। खुदा न खास्ता जल्जला आता है, कोई बिल्डिंग जल्जला प्रूफ नहीं है। आपकी मतलब अलमिया, इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा कि आप जिन्ना टर्मिनल के रनवे पर अगर खड़े होंगे, रनवे पर, तो आपके सीधे हाथ में मॉडल कॉलोनी में 18 फीट की बिल्डिंग बनी हुई है। कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस माशरे के अंदर कम से कम इतना होना चाहिए, खुदा न खास्ता आपके साथ घर में कोई वाकया पेश आ जाए, आपके साथ बाइक पे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपके साथ गाड़ी में कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आप किसी की मदद का इंतजार ना करें। आपको मालूम होना चाहिए कि इस साने के अंदर, इस वाक़े के अंदर मैंने अपनी माँ, बहन, बेटी, भाई, किसी भी रोड पे शख्स को कैसे रेस्क्यू करना है। वो इंतहाई मुख्तसर सी एक डेमोस्ट्रेशन हमारी टीम ने तैयार की, रेस्क्यू टीम में, वो आपको दिखाएंगे। आपने मेरी बात सुनी, इसका बहुत शुक्रिया।